हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम के सिद्धांत विषय के वर्ष 2023, 2022, 2019, 2018, 2017 और 2016 के सभी लघुत्तरीय प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। पिछले क्लासों में हम लोगों ने वर्ष 2023 से 2016 तक के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को एक वीडियो में और सभी अति लघुत्तरीय प्रश्नों को एक अलग वीडियो में पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2023 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2023 का पहला लघुत्तरीय प्रश्न है, शिक्षण एवं प्रशिक्षण में अंतर को समझाइए। तो उत्तर पहला हेडिंग लिखेंगे शिक्षण, दूसरा प्रशिक्षण। इसको आप पेज को दो बराबर भागों में भी बांट के लिख सकते हैं। पहला है शिक्षण में दिया है शिक्षण सैद्धांतिक अवधारणाओं से संबंधित है, जबकि प्रशिक्षण ज्ञान का व्यवहारिक अनुप्रयोग है। इसको आप कंपैरिजन करके पढ़िएगा, कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो जल्दी तैयार होगा और भूलेगा भी नहीं। दूसरा है शिक्षण में शिक्षण नए ज्ञान के प्रदान करने की तलाश करता है, जबकि प्रशिक्षण एक विशिष्ट कौशल सेट विकसित करने के लिए उपकरणों और तकनीकों के साथ पहले से ही जानकारियों को तैयार करता है। और तीसरा है शिक्षण का क्षेत्र व्यापक होता है, जबकि प्रशिक्षण का क्षेत्र संकुचित होता है। और चौथा अंतर है शिक्षण में शिक्षक अपने छात्रों को प्रतिक्रिया देते हैं, जबकि प्रशिक्षण में प्रशिक्षकों को प्रशिक्षुओं से प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। यानी जो सिखाने वाला होता है उसी को प्रशिक्षकों कहते हैं, और प्रशिक्षु वो होते हैं जो प्रशिक्षित होते हैं, यानी जो प्रशिक्षण लेते हैं उनके द्वारा प्रतिक्रिया प्राप्त होती है इनको, यानी टीचर्स को। तो देखिए, शिक्षण उसे कहते हैं जो नॉर्मल क्लासेस चलती हैं बच्चों की, जिसमें ज्ञानार्जन होता है, उसको शिक्षण कहते हैं। जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं, उसको शिक्षण कहते हैं। और प्रशिक्षण एक ट्रेनिंग होता है जिसको किसी को प्रशिक्षुओं को विशेष कार्य के लिए ट्रेंड किया जाता है। जैसे आपका जो कोर्स है डीएलएड, ये प्रशिक्षण है, ना कि शिक्षण है। ये प्रशिक्षण आपको जो भी पढ़ते हैं कुछ नया नहीं पढ़ते हैं, जो भी आप 1 से 10 तक पढ़े हुए हैं वही सब इसका कोर्स है डीएलएड का। उसमें कुछ ज़्यादा आपको नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन आपको प्रशिक्षित किया जाता है कि छोटे बच्चों को आप कैसे समझेंगे, कैसे समझ के उनको शिक्षा देनी है। तो ये प्रशिक्षण हो जाएगा। और शिक्षण वो होता है जो 1 से 10 तक, चाहे ग्रेजुएशन तक, चाहे जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, वो शिक्षण के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या दूसरा, शिक्षण में उपचारात्मक एवं निदानात्मक शिक्षण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर पहले हेडिंग लिखेंगे निदानात्मक शिक्षण। यदि कोई छात्र लगातार किसी विषय में अनुत्तीर्ण होता है या पढ़ने में कमजोर होता है तो ऐसे छात्र की असफलता की जानकारी प्राप्त करना निदान कहलाता है। शैक्षिक निदान से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसकी सहायता से हम व्यक्तिगत छात्रों की कठिनाइयों और उनकी अयोग्यताओं का अनुमान लगाते हैं। इसका उद्देश्य है कि सीखने में कम से कम कठिनाइयाँ हों। देखिए, निदान उसे कहते हैं कि बच्चे के शिक्षण कार्य में कमजोरी का पता लगाने को निदान कहते हैं, और उसको दूर करने की प्रक्रिया को उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। दूर करते हुए उचित विधियों का प्रयोग करते हुए उसके कठिनाइयों को दूर करने की प्रक्रिया को उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। तो दूसरा हेडिंग लिखेंगे उपचारात्मक शिक्षण। इसमें दिया है उपचारात्मक शिक्षण में कमजोर शिक्षार्थियों के शिक्षण अधिगम दोष प्रभावों को दूर करने की प्रक्रिया उपचारात्मक शिक्षण कहलाती है। शिक्षण या अधिगम की कठिनाइयों या त्रुटियों के कारण बच्चे कक्षा में पिछड़ जाते हैं। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन करके उनकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। प्रश्न संख्या तीसरा है, शिक्षण में मनोरंजन एवं रुचि के सिद्धांत को समझाइए। उत्तर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा और मनोरंजन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक और छात्र दोनों ही अभिप्रेरित होकर रुचि से कार्य करते हैं। यह एक संचार रणनीति है जिसका उद्देश्य किसी सामाजिक मुद्दों को कम करना या मनोरंजन के एक कस्टम अनुरूप टुकड़े के माध्यम से जनता को शिक्षित करना है। रुचि के सिद्धांत संदर्भ में पिंटसेट महोदय का पाश्चात्य विदुषी ने यह कहा था कि जब तक छात्रों में सक्रिय रुचि नहीं होगी तब तक शिक्षक का कार्य पूर्ण नहीं होगा। यानी कुल मिला के शिक्षण में मनोरंजन एवं रुचि के सिद्धांत ये कहता है कि और जो बच्चे को मनोरंजन करके अधिक सिखाया जा सकता है, और जो बच्चा उस पर इंटरेस्ट लेगा, मनोरंजन कराने से बच्चों को ब्रेक मिलता है और उनका माइंड रिफ्रेश होता है और बच्चे रुचि लेते हैं। यही है इसमें। अगला इसमें हेडिंग है इसी प्रश्न में, रुचि के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला है रुचि का संयम या प्रतीक्षा सिद्धांत। दूसरा है सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। तीसरा है बचत और निवेश सिद्धांत, यानी उसको शास्त्रीय सिद्धांत भी कहते हैं। चौथा है ऋण योग्य निधि सिद्धांत। पांचवा तरलता वरीयता सिद्धांत।
प्रश्न संख्या 4 है, ब्लूम द्वारा संपादित शिक्षण के उद्देश्य बताइए। उत्तर, ब्लूम द्वारा संपादित शिक्षण के उद्देश्य। ब्लूम की वर्गीकरण को शिक्षकों को सीखने और मूल्यांकन के तरीकों पर चर्चा और आदान प्रदान करने के लिए एक आम भाषा प्रदान करने के लिए विकसित किया गया था। विशिष्ट सीखने के परिणाम वर्गीकरण से प्राप्त किए जा सकते हैं। हालांकि इसका उपयोग विभिन्न संज्ञानात्मक स्तरों पर सीखने का आकलन करने के लिए सबसे अधिक किया जाता है। ब्लूम ने संपादित शिक्षण के उद्देश्यों को तीन भागों में विभक्त किया, जो इस प्रकार हैं। पहला था ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। दूसरा था भावात्मक पक्ष के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ अफेक्टिव डोमेन। और तीसरा था मनोक्रियात्मक पक्ष के डोमेन, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ साइकोमोटर डोमेन। यहाँ पे इसके बस ब्लूम द्वारा संपादित शिक्षण के उद्देश्य पूछा था, तो हम लोगों ने उद्देश्य को बताया है। अगर जो उनके पक्षों पूछता तब पक्षों को बताते, तो जो पूछेगा बस आप उतना ही आंसर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 5 है, व्यक्ति की विभिन्नता के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में बताइए। उत्तर, व्यक्ति की विभिन्नता से तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति में मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक आदि में अंतर पाया जाना या इसी अंतर के कारण व्यक्ति दूसरे से भिन्न माना जाता है। 19वीं सदी में फ्रांसिस गाल्टन, पियर्सन, कैटल, टर्मन आदि ने व्यक्तिगत विभिन्नता का पता लगाया तथा सिद्धांतों को बताया। व्यक्तिक विभिन्नता के निम्नलिखित सिद्धांत। पहला है व्यक्तिक अंतर सिद्धांत की खोज। व्यक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र में अनुसंधान यह समझने का प्रयास करता है कि लोग कुछ आयामों पर कैसे और क्यों भिन्न होते हैं। दूसरा सिद्धांत है व्यावसायिक अध्ययन में व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत। व्यवसाय में व्यक्तिगत मतभेद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे नियुक्ति प्रक्रिया से लेकर टीम सहयोग और प्रदर्शन तक कंपनी के संचालन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित कर सकते हैं। तीसरा है श्रेणियों पर एक नज़दीकी नज़र। व्यक्तिगत अंतर के प्रकार व्यवहार, विचार और भावनाओं के विभिन्न पैटर्न को संदर्भित करते हैं। व्यक्तिगत मतभेदों की अवधारणा की खोज करना कुछ लक्षणों पर बेहतर या बढ़कर के रूप में मूल्य निर्णय देने के बारे में नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक व्यक्ति द्वारा लाई गई विविधता और अद्वितीय क्षमता की सराहना करने के बारे में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, खेल विधि की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर, खेल विधि की आवश्यकता एवं महत्व निम्नलिखित है। पहला है खेल विधि प्राथमिक स्तर के शिक्षण में खेल विधि को सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है, क्योंकि यह परंपरागत शिक्षण से भिन्न होता है। परंपरागत का अर्थ है कि जो पुराने समय से चला आ रहा है शिक्षण, उससे अलग है। ये नवीन विधि है और जिसमें बालकों में अधिगम के लिए अधिक रुचि होती है। साथ ही प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के लिए भी खेल विधि को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा है बच्चों को खेल खेल में आसानी से सिखाया जा सकता है। खेल खेल में प्राप्त अधिगम अधिक अस्थायी माना जाता है। खेल द्वारा शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास होता है। तीसरा है इस विधि के द्वारा प्रत्येक बात की शिक्षा देना संभव नहीं है, परंतु यह निश्चित है कि खेलों में बालकों की रुचि अधिक होने के कारण उन्हें खेल द्वारा व्यवहारिक जीवन की सफल शिक्षा दी जा सकती है। कहने का अर्थ है कि बच्चों को जो छोटे बच्चे होते हैं प्राथमिक स्तर के, उनको खेल में रुचि होती है। तो आप एक प्रभावी विधि है खेल द्वारा बच्चों को सिखाना। आप इसको खेल विधि से बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं। चौथा पॉइंट है भाषा शिक्षण के लिए तो इस विधि को बड़ा उपयोगी बनाया जा सकता है। पांचवा है रचना, व्याकरण आदि सभी की शिक्षा प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च कक्षाओं में सफलतापूर्वक दी जा सकती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, विधि एवं प्रविधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसको भी आप पेज को 2 बराबर भागों में लिख सकते हैं और इसको भी कंपैरिजन करके ही पढ़ेंगे, जिससे कि ज़्यादा स्पष्ट होगा अंतर। तो उत्तर लिखेंगे इसका विधि एवं प्रविधि में अंतर। पहला है विधि में विधि का अपना व्यापक रूप होता है, जबकि प्रविधि का पहला है प्रविधि विधि में प्रयोग होने वाला अंश है। दूसरा अंतर है विधि का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जबकि प्रविधि विधि पर निर्भर करता है। तीसरा है विधि में विधि की एक समान संरचना होती है, जबकि तीसरा पॉइंट है प्रविधि में प्रविधि विधि की संरचना पर निर्भर करती है। और चौथा पॉइंट है शिक्षण में सामान्यतः एक बार में एक ही विधि का प्रयोग होता है, जबकि शिक्षण में आवश्यकता अनुसार कई प्रविधियों का प्रयोग किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 8 है
शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बताइए। उत्तर, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग निम्नलिखित है। पहला है, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षक एवं विद्यार्थियों को विभिन्न तथ्यों, आंकड़ों तथा सूचनाएं प्राप्त होती हैं। जैसे कुछ भी सर्च करना होता है हम लोग इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे आप नेट से सर्च कर सकते हैं। दूसरा है, कंप्यूटर में विभिन्न सूचनाओं तथा आंकड़ों का भंडारण किया जा सकता है तथा उसे लंबे समय तक सुरक्षित भी रखा जा सकता है, यानी स्टोर करने के लिए हम कुछ भी PDF फाइल, वीडियोज़ को सेव कर सकते हैं कंप्यूटर में। तीसरा है, कंप्यूटर सूचनाओं तथा आंकड़ों को प्रदान करने वाली एक विश्वसनीय तार्किक मशीन है। चौथा है, कंप्यूटर के जरिए जटिल गणनाएं तत्काल ही संपन्न की जा सकती हैं। जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग या चाहे कोई भी सवाल हम कंप्यूटर के माध्यम से हल कर सकते हैं। और पांचवा पॉइंट है, कंप्यूटर पर बच्चों को अनुक्रियाएं करने का अवसर प्राप्त होता है। छठवां है, कंप्यूटर में सीखने की प्रक्रिया सरल एवं प्रभावपूर्ण बन जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, सहगामी शिक्षण के उद्देश्य बताइए। उत्तर, सहभागी शिक्षण के उद्देश्य। पहला है, सहभागी शिक्षण के माध्यम से छात्र एवं शिक्षक दोनों को क्रियाशील बनाना आसान होता है। दूसरा है, विषय वस्तु के प्रस्तुति को बोधगम्य एवं सरल बनाना। तीसरा है, छात्रों को अस्थायी ज्ञान प्रदान करना। चौथा, छात्रों में बहुमुखी विकास को सुनिश्चित करना। पांचवा, छात्रों में सृजनात्मकता, तार्किकता, जिज्ञासा, चिंतन, मनन आदि के विकास को सुनिश्चित करना। छठवां है, छात्रों की अंतर्निहित व्यक्तियों का विकास करना। सातवां है, छात्रों की आवश्यकता अनुसार कक्षा अभ्यास का निर्धारण करना। आठवां है, छात्रों के लिए कक्षा के वातावरण को रुचिकर एवं आनंददायी बनाना। नौवां है, शिक्षकों की सुविधाओं, अधिगम एवं ज्ञान में समन्वय स्थापित करना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, शिक्षण में व्याख्यान प्रविधि को समझाइए। उत्तर, व्याख्यान प्रविधि। हेडिंग लिखेंगे व्याख्यान प्रविधि। किसी भी विषय वस्तु का गहन ढंग से विश्लेषण करना व्याख्यान प्रविधि कहलाता है। इस प्रविधि का प्रयोग जटिल विधियों को समझने तथा सरल करने के लिए किया जाता है। आगे हेडिंग लिखेंगे व्याख्यान प्रविधि के प्रमुख कारक। इसके निम्नलिखित कारक है। पहला है, व्याख्यान को अधिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को चित्र, मॉडलों, उदाहरणों एवं तुलना के तरीकों का समावेश करना चाहिए। दूसरा है, व्याख्यान सरल एवं स्पष्ट भाषा में होना चाहिए। तीसरा है, व्याख्यान से पहले उद्देश्य का निश्चय करना। चौथा, व्याख्यान अस्त्रानुकूल होना चाहिए। अस्त्रानुकूल का अर्थ है कि मतलब बच्चे जिस क्लास के हों उसी से संबंधित जितना उनकी मानसिक क्षमता है, जितना वो समझ सकते हैं उतना ही उनको समझाना चाहिए। पांचवा है, व्याख्यान देने के बाद शिक्षक रुचिकर प्रश्न पूछकर ज्ञात करे कि सीखने की क्रिया हो रही है या नहीं। तो ये 10 प्रश्न जो थे कंप्लीट हुए 2023 के। इसके बाद हम लोग 2022 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। प्रत्येक वर्ष के क्वेश्चन पेपर में 10 प्रश्न लघु उत्तरी के पूछे जाते हैं, प्रश्न संख्या 31 से लेकर प्रश्न संख्या 40 तक। तो 2022 का पहला लघु उत्तरी प्रश्न है, शिक्षा में मानचित्र व चार्ट की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, एक अवधारणा मानचित्र एक प्रकार का ग्राफिक आयोजक है जिसका उपयोग किसी विषय के ज्ञान का प्रतिनिधित्व करने, विचारों के बीच संबंध बनाने और किसी के समय के दृश्य प्रतिनिधित्व बनाने के लिए किया जाता है। अवधारणा मानचित्र मुख्य विचार या अवधारणा से शुरू होते हैं और फिर यह दिखाने के लिए शाखा लगाते हैं कि उस मुख्य विचार को विशिष्ट विषयों में कैसे तोड़ा जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 2022 का, संप्रेषण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे इसका, संप्रेषण के प्रकार। पहला है मौखिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण का अर्थ है आमने सामने मौखिक बातचीत करके सूचनाओं का आदान प्रदान करना, यानी बातचीत करके बोल के इसको मौखिक संप्रेषण कहते हैं। दूसरा, लिखित संप्रेषण। नाम से ही स्पष्ट है, लिखित संप्रेषण से आशय ऐसे संप्रेषण से है जो कि लिखित में हो। ज़्यादातर दशाओं में यह औपचारिक संप्रेषण होता है। तीसरा है औपचारिक संप्रेषण। जब संदेश के प्रेषक और प्रापक के बीच औपचारिक संबंध हो तो संप्रेषण औपचारिक रूप में होता है। चौथा है अनौपचारिक संप्रेषण। जब संदेश के प्रेषक एवं प्रापक के बीच अनौपचारिक संबंध होते हैं तो संप्रेषण भी अनौपचारिक रूप से होता है। पांचवा है अधोमुखी संप्रेषण। अधोमुखी संप्रेषण से तात्पर्य ऐसे संप्रेषण से है जो उच्च अधिकारियों से चलकर नीचे अधिकारियों की ओर जाता है। जैसे विपणन प्रबंधक के द्वारा विक्रय प्रबंधक को आदेश
देना। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक जो प्रबंधक होता है, प्रिंसिपल को जैसे स्कूल में है जो भी प्रबंध कार्य चलता है, तो स्कूल में जो प्रबंधक है प्रिंसिपल को कोई संदेश देगा कि इसको एग्जीक्यूट कीजिए आप स्कूल में, तो वो जो प्रिंसिपल होगा वो प्रधानाचार्य को बताएगा और प्रधानाचार्य बच्चों को। तो इस तरह से जो लिखित रूप में अगर जो ये संदेश का आदान प्रदान हो रहा है तो यही अधोमुखी संप्रेषण कहलाता है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। छठवां है ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण। जब संप्रेषण निम्न से उच्च की ओर होता है तो उसे ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण कहते हैं। पहले छोटा अधिकारी, जैसे छात्र कोई एप्लीकेशन दिया फीस माफ़ी के संबंध में टीचर को, टीचर प्रिंसिपल को दिया, प्रिंसिपल प्रबंधक को, तो ये ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण हो जाएगा। सातवां है क्षैतिजिक संप्रेषण। क्षैतिजिक अथवा समतल संप्रेषण वह है जो किसी संस्था के समान स्तर के अधिकारियों के बीच होता है। प्रश्न संख्या 13 है क्रियाशीलता के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। उत्तर, क्रियाशीलता का सिद्धांत यह शिक्षण का एक मूल्यवान सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए छात्र का क्रियाशील होना अति आवश्यक है। क्रियाशीलता दो प्रकार की होती है, शारीरिक क्रियाशीलता और मानसिक क्रियाशीलता। शारीरिक क्रियाशीलता के अंतर्गत छात्रों को कर्मेंद्रियों की क्रियाशीलता का शिक्षण दिया जाना चाहिए तथा मानसिक क्रियाशीलता में ज्ञानेंद्रियों का शिक्षण दिया जाना चाहिए। मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक छात्र अपने स्वभाव में से ही क्रियाशील होता है, अतः क्रियाशीलता उसकी प्रकृति के अनुरूप होती है। आगे दिया इसमें, बालक का विकास भाषण सुनने और पुस्तकों को रटने से नहीं हो सकता। यह उसी शिक्षण विधि के द्वारा हो सकता है जो बालक को अधिक से अधिक शारीरिक और मानसिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसी को सफल शिक्षण विधि कहते हैं। इसमें बालक को तर्क और चिंतन करने एवं समस्याओं से लड़ने का अधिक से अधिक अवसर दिया जाता है। प्रश्न संख्या 14 है शिक्षण एवं प्रशिक्षण में अंतर बताइए। तो उत्तर लिखेंगे इसका, शिक्षण एवं प्रशिक्षण में अंतर। पहला है शिक्षण, ये प्रश्न रिपीट हुआ है, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है इसको, सेम प्रश्न पूछा हुआ था 2023 में। पहला है शिक्षण एक शैक्षणिक विधि है जिसमें एक शिक्षक छात्र को किसी दिए गए विषय पर ज्ञान और अवधारणाएं प्रदान करता है ताकि उसे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा सके। दूसरा है शिक्षक सैद्धांतिक। शिक्षण, यहाँ पे शिक्षक नहीं होगा, शिक्षण होगा। शिक्षण सैद्धांतिक होता है। तीसरा, इसमें विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान का प्रावधान होता है। चौथा, इसमें शिक्षार्थी के शिक्षा ज्ञान और बुद्धि का विकास होता है। पांचवा, इसमें शिक्षार्थियों के विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान का विकास होता है। इसके बाद हम लोग प्रशिक्षण के बारे में देखते हैं। शिक्षण के बारे में हम लोगों ने तो पढ़ लिया। अब प्रशिक्षण में पहला पॉइंट है, प्रशिक्षण एक सीखने की प्रक्रिया है जिसमें एक किसी व्यक्ति को शिक्षार्थी के प्रदर्शन में सुधार के लिए नौकरी से संबंधित एक विशिष्ट कौशल के संबंध में एक पेशेवर विशेषज्ञ या निर्देश और दिशा निर्देश जाते हैं। दूसरा है प्रशिक्षण व्यवहारिक होता है। तीसरा है इसमें शिक्षार्थियों के मौजूदा ज्ञान का अनुप्रयोग किया जाता है। चौथा, इसमें शिक्षार्थियों के दक्षताएं और योग्यताओं का विकास होता है। पांचवा, इसमें किसी विशेष क्षेत्र में गहन अध्ययन किया जाता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि शिक्षण होता है शिक्षण कार्य जिसमें ज्ञान प्राप्त किया जाता है, और प्रशिक्षण में किसी विशेष कार्य से संबंधित प्रशिक्षित किया जाता है प्रशिक्षुओं को। जैसे कि DLED है, ये एक प्रशिक्षण है, ना कि शिक्षण। इसमें सिखाया जाता है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों की मनोदशा कैसी है, उनको समझ के और उनको शिक्षा देने की प्रक्रिया को सिखाया जाता है। प्रश्न संख्या 15 है उपचारात्मक शिक्षण को स्पष्ट कीजिए। तो अभी हम लोगों ने 2023 में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण को पढ़ा था। तो उपचारात्मक शिक्षण उसे कहते हैं बच्चों के शिक्षण कार्य में आई कठिनाइयों को दूर करने के लिए उचित विधियों का प्रयोग करते हुए दूर करते हुए दिए जाने वाले शिक्षण कार्य उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। उत्तर दिया है उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ शिक्षा में कमजोर शिक्षार्थियों के शिक्षण अधिगम दोष प्रभावों को दूर करने की प्रक्रिया उपचारात्मक शिक्षण कहलाती है। शिक्षण या अधिगम की कठिनाइयाँ या त्रुटियों के कारण बच्चे कक्षा में पिछड़ जाते हैं। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन करके उनकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण एक ऐसा कार्य है जो विद्यार्थियों की सामान्य या विशिष्ट अधिगम कमजोरियों को खत्म करने के लिए किया जाता है। किसी विशेष विद्यार्थी की किसी विशेष विषय या प्रकरण के अनुभव होने वाले कठिनाई एवं कमजोरी के निदान से उनके निवारण के लिए उपचारात्मक शिक्षण योजना काम शुरू होता है। आगे दिया इसमें
किसी समस्या विशेष के अनुसार ही उसका उपचार प्रारंभ किया जाता है। यानी पहले उस समस्या विशेष यानी उसके समस्या का पहले पता लगाया जाता है। जब समस्या पता चल जाता है तो उसी समस्या से संबंधित उसको उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है, यानी उसका उपचार किया जाता है उसके कठिनाई का। प्रश्न संख्या 16 है, सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया को समझाइए। उत्तर, सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया। सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया सामान्यतः निम्न सोपानों में की जाती है। देखिए, सबसे पहले जो सूक्ष्म शिक्षण होता है, कम विद्यार्थियों को छोटा सा पाठ्यक्रम कोई होता है किसी निश्चित टॉपिक पे, कम विद्यार्थियों को कम समय के लिए दिया जाने वाला शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। अब इसके बाद इसके जो सोपान हैं प्रक्रिया के, उसको देखते हैं। पहला है पाठ्य योजना निर्माण। सबसे पहले पाठ्य योजना बनाते हैं सूक्ष्म शिक्षण के लिए। छात्राध्यापक को एक शिक्षण कौशल जैसे वर्णन करना, व्याख्या करना, प्रश्न पूछना आदि में से किसी एक जिसे कि छात्राध्यापक को सिखाना है का ज्ञान उसे प्रशिक्षण की परिस्थिति में करा दिया जाता है और उस पर आधारित सूक्ष्म शिक्षण की पाठ्य योजना तैयार की जाती है। दूसरा जो सोपान है यानी पद है कक्षा शिक्षण, यानी पाठ्य योजना के बाद शिक्षण कार्य होता है। छात्राध्यापक छोटे से पाठ को अपने सहयोगी छात्रों द्वारा 5 से 10 मिनट तक पढ़ाया जाता है। यह सोपान सूक्ष्म शिक्षण का शिक्षण सूत्र है। तीसरा है प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक। छात्राध्यापक द्वारा पढ़ाए गए पाठ को प्रभाविता के विषय में पर्यवेक्षक द्वारा एक विशेष रूप से विकसित मूल्यांकन प्रपत्र की सहायता से जानकारी दी जाती है। यह संपूर्ण पाठ को ऑडियो टेप के माध्यम से रिकॉर्ड कर लिया जाता है तथा पर्यवेक्षक प्रशिक्षणार्थी को ऑडियो टेप सुनाकर उसकी कमियों को इंगित करता है। और चौथा पॉइंट है पुनः पाठ्य योजना। देखिए, जो मूल जो पद हैं 3 ही हैं। पाठ्य योजना सबसे पहले बनाते हैं, फिर शिक्षण कार्य होता है, फिर बच्चों की कमियों का पता लगाया जाता है, यानी प्रतिपुष्टि ली जाती है बच्चों से प्रश्न पूछ के। फिर से अगर जो उसमें कोई कमी रह जाती है तो पुनः पाठ्य योजना बनाया जाता है, पुनः अच्छा शिक्षण होता है, पुनः प्रतिपुष्टि ली जाती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है कि जब तक वो जो सब्जेक्ट लिए हैं, जो टॉपिक लिए हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, वो कंप्लीट ना हो जाए, सभी बच्चे सीख ना जाए। तो यही होता है सूक्ष्म शिक्षण। तो इसमें अगला जो पद है चौथा, पुनः पाठ्य योजना। प्रतिपुष्टि के तुरंत बाद छात्राध्यापक सुझाए गए विचारों के आधार पर फिर पाठ को पुनः नियोजित करता है। सूक्ष्म शिक्षण का यह सोपान पुनर्योजन सत्र कहलाता है। दूसरा है पुनर्शिक्षण। पुनर्योजन के पश्चात पुनर्योजित पाठ को उसी के समान स्तर के दूसरे समूह पर पुनर्शिक्षण कराया जाता है। यह सोपान पुनर्शिक्षण सत्र कहलाता है। छठवां है पुनः प्रतिपुष्टि। पुनर्योजित पुनर्शिक्षण पाठ को पुनः पर्यवेक्षित कर पर्यवेक्षक छात्राध्यापक से फिर पाठ संबंधित विचार विमर्श करता है, वह पुनः प्रतिपुष्टि प्रदान करता है, यानी पुनः वो बच्चों की जांच करता है, फीडबैक लेता है कि बच्चे ने क्या क्या सीखा और क्या क्या कमी रह गई। तो इसको आप एक फिगर से समझा सकते हैं। सबसे पहले पाठ्य योजना बनाए, फिर शिक्षण कार्य हुआ, फिर फीडबैक लिया गया यानी प्रतिपुष्टि हुई, फिर से पुनः पाठ्य योजना बना, पुनः शिक्षण हुआ, फिर से पुनः फीडबैक यानी पुनः पृष्ठ पोषण उसका हुआ, यानी उसका फीडबैक लिया गया। फिर से उसके बाद ये प्रक्रिया देखिए फिर चलता रहता है। पुनः पाठ्य योजना बनेगा, फिर शिक्षण होगा, फिर से प्रतिपुष्टि ली जाएगी। तो ये 2-3 बार करने से तो ख़त्म ही हो जाएगा जो भी बच्चे का प्रॉब्लम होगा। चूँकि बच्चे ज़्यादा होते नहीं है सूक्ष्म शिक्षण में, 5 से 10 होते हैं, तो उनका प्रॉब्लम 1 से 2 ही बार में ख़त्म हो जाएगा। तो फिर से उसके बाद दूसरा टॉपिक लेंगे। तो यही होता है सूक्ष्म शिक्षण के सोपान। प्रश्न संख्या 17 है, बहुक्षेत्रीय शिक्षण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, बहुक्षेत्रीय शिक्षण विधि। इस विधि में एक ही कक्षा में एक से ज़्यादा कक्षा के बच्चे तथा एक ही कक्षा के अलग अलग स्तर के बच्चे एक साथ बैठते हैं। ऐसे में बच्चों के साथ सीखने सिखाने की प्रक्रिया करना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। इस प्रक्रिया में हमने बैठक व्यवस्था इस तरह रखी है कि लगभग एक स्तर के बच्चे एक साथ बैठकर सीख सके, यानी एक क्लास में जो एक कक्षा होता है, एक स्तर के बच्चे के बैठने की व्यवस्था होती है। जैसे कक्षा 2 है तो उसमें कक्षा 2 के बच्चे बैठेंगे, जो कक्षा 3 है उसमें कक्षा 3 के बच्चे बैठते हैं। लेकिन जब शिक्षकों की कमी रहती है तो एक ही कक्षा में कई क्लास के बच्चों को बैठा दिया जाता है। 2 और 3 को एक ही में बैठा दिया जाएगा, अलग अलग एक ही कक्षा में, और उनको शिक्षण कार्य किया जाता है। तो उसी को बहुक्षेत्रीय शिक्षण कहते हैं और इसको करना काफ़ी कठिनाई
पूर्ण होता है, क्योंकि जो 2 क्लास के बच्चे एक ही में रहेंगे, एक को पढ़ाएंगे दूसरा शोर करता है, फिर इसको पढ़ाएंगे तो ये शोर करते हैं, और ये जब एक को पढ़ाएंगे तो दूसरे बच्चे भी उधर देखते हैं, ये डिस्टर्ब होते हैं, अपना जो पढ़ाई है जो भी आप वो पढ़ रहे होते हैं उनका उससे ध्यान विचलित हो जाता है। तो यही है, चुनौतीपूर्ण होता है बहुक्षेत्रीय शिक्षण। प्रश्न संख्या 18 है, कथन युक्ति को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, एक युक्ति प्रारूप जो ऐसे प्रतिस्थान को अनुमति देता हो जिसमें सत्य आधार, यहाँ पे देखिए सत्य और आधार एक ही में है, सत्य आधार वाक्यों में असत्य निष्कर्ष निकालने का अवकाश हो, वैध प्रारूप होगा। देखिए जो कथन युक्ति होता है, कोई भी आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं, कोई भी निष्कर्ष निकाल रहे हैं या फिर कोई भी प्रशिक्षण ले रहे हैं, वहाँ पे 2 ही तरह की युक्ति होती है, या तो वैध होगी वो या तो अवैध होगी, 2 कथन युक्तियाँ होती हैं। अब इन दोनों के बारे में पढ़ना था, तो जो पहला था वैध युक्ति, वो हो जिसमें सत्य आधार हो और वाक्यों में असत्य निष्कर्ष निकालने का अवकाश हो, यानी जो निष्कर्ष निकले असत्य निष्कर्ष निकालने का अवकाश हो, यानी वो असत्य ना निकले सत्य निकले, तो इसको वैध युक्ति कहते हैं। और ऐसी युक्ति जिसमें सत्य आधार, यहाँ पे सत्य आधार नहीं होगा क्योंकि वैध युक्ति में ना सत्य आधार दिया हुआ है, यहाँ पे असत्य मिस्टेक हो गया है, असत्य आधार वाक्य तथा असत्य निष्कर्ष हो, एक अवैध युक्ति है। तो यहाँ पे तो सही लिखा है, जो अवैध युक्ति होगा असत्य आधार भी होगा, वाक्य तथा असत्य निष्कर्ष निकलेगा, यानी जो निष्कर्ष भी निकलेगा वो सही नहीं निकलेगा, जब सही नहीं निकलेगा तो वो अवैध होगा, तो एक अवैध युक्ति होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत से क्या आशय है। उत्तर, शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत निम्न है। पहला है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन मैकडूगल 1908 में किया था। मनुष्य का व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। इन मूल प्रवृत्तियों के पीछे छिपे संवेग किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरा है अंतर्निहित सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक हल ने किया था। मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं उसमें तनाव उत्पन्न करती हैं। मनोवैज्ञानिक भाषा में इसे अंतर्निहित कहा जाता है। यही अंतर्निहित व्यक्ति को कोई विशेष कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्रॉयड ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार अभिप्रेरणा के 2 प्रमुख कारक हैं। पहला है मूल प्रवृत्ति, दूसरा है अचेतन मन। इन्होंने मूल प्रवृत्ति को भी 2 भागों में बांटा, यानी जो पहला है ए का, यहाँ पे ए वाला जो है ना मूल प्रवृत्ति दिया है, इसके ये 2 भाग हैं। यहाँ पे ए बी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 1 और 2 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ए बी ऊपर नंबरिंग किया ही हुआ है, तो नीचे थोड़ा सा बदल देंगे 1 2। इन्होंने मूल प्रवृत्तियों को भी 2 भागों में बांटा है, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना क्या है। उत्तर, अपेक्षित अधिगम स्तर की रचना 3 शब्दों में हुई, अपेक्षित, अधिगम और स्तर। अपेक्षित शब्द का अर्थ होता है ज्ञात करना, अधिगम शब्द का अर्थ होता है सीखना, अर्थात सीखने को जीवनोपयोगी दक्षताओं में परिवर्तन करना ही अधिगम कहलाता है। स्तर शब्द का अर्थ है उपलब्धि के स्तरों से लगाया जाता है। अपेक्षित अधिगम स्तर संपूर्ण व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं जिनका अवलोकन किया जा सकता है। व्यक्ति ज्ञान, समझ, संयोग, संप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, आकलन इत्यादि जैसे अधिगम के उद्देश्यों का वर्गीकरण विश्लेषण कर सकता है और इसके अनुसार वांछित अधिगम को उपलब्धि को दर्शा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, जो कि 2019 का पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है। उत्तम शिक्षण की क्या विशेषताएं हैं, लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा इसका, उत्तम शिक्षण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है उत्तम शिक्षण शुद्ध जानकारी प्रदान करता है। दूसरा, उत्तम शिक्षण सीखने के लिए आत्म प्रेरणा बनाता है। तीसरा, उत्तम शिक्षण द्वारा छात्र अच्छे शिक्षण में सक्रिय रहते हैं। चौथा, उत्तम शिक्षण चुनिंदा जानकारी पर केंद्रित है। पांचवा, उत्तम शिक्षण जनतांत्रिक आदर्शों पर आधारित है। छठवां, उत्तम शिक्षण छात्रों में मूल्य व संस्कार पैदा करता है। और सातवां, उत्तम शिक्षण गतिविधि पर आधारित होता है। और आठवां, यहाँ पे 8वां नंबर होगा, उत्तम शिक्षण वह होता है जिसमें शिक्षक अपने व्यक्तिगत गुणों के अंतःक्रिया द्वारा छात्रों को प्रभावित कर उसमें ऐसे गुणों एवं मूल्यों का विकास करे जो राज्य एवं शासन के हित में हो। और 9वां है अच्छा शिक्षण छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। 10वां है उत्तम शिक्षण छात्रों के लिए रुचिकर एवं प्रभावी होता है।
जो उत्तम शिक्षण का अर्थ है यानी सही शिक्षण, सही दिशा में जो शिक्षण कार्य हो उसको उत्तम शिक्षण कहते हैं। अब उससे क्या क्या हो सकता है, सब कुछ जितनी पॉजिटिव चीज़ें हैं सब आप लिख देंगे, इसमें सही होगा। प्रश्न संख्या 22 है, संप्रेषण में बाधक तत्व कौन कौन है। उत्तर, संप्रेषण में बाधक तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है रुचि का अभाव, यानी जो संप्रेषण होता है, दो व्यक्तियों की बातचीत होता है, संदेशों का आदान प्रदान होता है, उसमें क्या क्या बाधक हो सकता है, यानी क्या क्या कठिनाइयाँ हो सकती है। तो पहला है रुचि का अभाव, यानी रुचि नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा कोई भी एक, अगर जो आप जिससे आप संप्रेषित हो रहे हैं या जिससे आप संप्रेषण कर रहे हो तो वो उचित संप्रेषण नहीं होगा। तो आइए एक एक को पढ़ते हैं। पहला है रुचि का अभाव, यदि शिक्षक एवं छात्र दोनों में किसी में भी रुचि का अभाव है तो संप्रेषण प्रक्रिया ठीक से पूरी नहीं होगी। दूसरा है संप्रेषण माध्यम की कमी, संप्रेषण बना रहने के लिए संप्रेषण माध्यम धारा प्रवाह का कार्य करता है। यदि धारा प्रवाह रुक जाएगा तो कार्य अवाध गति से नहीं चलेगी, अतः माध्यम की कमी से संप्रेषण में रुकावट आ सकती है। जैसे आप संप्रेषित हो रहे हैं, किसी से मोबाइल पे बात कर रहे हैं और जो नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क वीक है सिग्नल, तो भी आप अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे, तो ये भी एक बाधा हो गया ना, तो माध्यम हो गया, ये माध्यम का एक एग्जाम्पल हो गया संप्रेषण का माध्यम का। तीसरा है संप्रेषण सामग्री की कमी, यदि संप्रेषण सामग्री प्राप्तकर्ता की रुचि के अनुकूल नहीं है तो भी संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होगी। चौथा है भाषा की कमी, जिस भाषा में आप बोल रहे हैं तथा जिन संकेतों का प्रयोग कर रहे हैं, यदि प्राप्तकर्ता उन्हें नहीं समझ पा रहा है तो भी संप्रेषण में रुकावट आ जाती है। अगला है पांचवा, वातावरण संबंधी कमियां, यदि वातावरण में प्रतिकूलता है, जैसे अधिक गर्मी, ठंड, बरसात, आंधी तूफान आदि, तो भी संप्रेषण में रुकावट आ जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, शिक्षण में नियोजन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। उत्तर, शिक्षण में नियोजन के सिद्धांत, एक प्रभावी शिक्षक का शिक्षण कक्षा कक्ष में प्रवेश करने और शिक्षण करने से पूर्व प्रारंभ हो जाता है। प्रभावशाली शिक्षण एक नियोजित क्रियाकलाप है। शिक्षक शिक्षण अनुदेश की विषय वस्तु का नियोजन करता है, शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करता है, अधिगम क्रियाकलापों का रूपांकन करता है। नियोजन एक चक्रीय प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें अधिगम प्रतिफलों का निर्णय और शिक्षण एवं मूल्यांकन की रणनीतियाँ सम्मिलित हों। इसमें संपूर्ण विद्यालय, विषय और कक्षा स्तर और नियोजन शामिल है। नियोजन सभी शिक्षार्थियों को अपना सर्वोत्तम निष्पादित करने के अवसर प्रदान करे। नीचे दिया हुआ है, क्लार्क ने नियोजन को परिभाषित करते हुए कहा, नियोजन एक ऐसी बुनियादी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति भविष्य के आविष्कारों, साधनों और परिणामों को दृष्टिगत करता है और अपने भविष्य के कार्यों के मार्गदर्शन हेतु एक संरचना तैयार करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र को सोदाहरण समझाइए। उत्तर, पूर्ण से अंश की ओर, इस शिक्षण सूत्र में बालक को पहले संपूर्ण वस्तु या तथ्य की जानकारी दी जाती है। इस सूत्र के अनुसार बच्चों को जो भी कुछ भी सिखाया जाए उसे पहले पूर्ण रूप से सामने रखा जाए और फिर बाद में उसके हर अंश को स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाए। इससे बच्चों में आगे पढ़ाए जाने वाले विषय के प्रति उत्साह और रुचि जागृत होती है। आगे है, इसमें उदाहरण एक दिया हुआ है पूर्ण से अंश की ओर का। इस शिक्षण सूत्र में बालक को सबसे पहले संपूर्ण पेड़ को बताया जाता है। बालक पूरे पेड़ को समझ जाता है, जिस उसके दिमाग में पेड़ का चित्र उपस्थित हो जाता है। वह पूरे पेड़ के बारे में सोचता है, पेड़ के विभिन्न भागों की ओर उसका ध्यान नहीं जाता है। शिक्षक बालक के इस पूर्ण पेड़ के ज्ञान के आधार पर यहाँ ज्ञात नहीं होगा, ज्ञान के आधार पर पेड़ के अन्य भागों का ज्ञान कराता है। इसी आधार पर बालकों को पहले वाक्य का ज्ञान कराया जाता है, फिर अक्षरों का। कहने का अर्थ है कि और जो किसी बच्चे को आपको पेड़ के बारे में पढ़ाना है तो सबसे पहले उसको फिगर दिखाइए या फिर ब्लैक बोर्ड पे चित्र बनाइए पेड़ का, या फिर जहाँ भी प्राथमिक विद्यालय है जहाँ भी आप पढ़ाएंगे वहाँ पे कोई ना कोई पेड़ तो प्रांगण में ज़रूर होता है, फील्ड में। तो आप पेड़ को दिखाएं, सबसे पहले एक बच्चे के मन में वो पेड़ का चित्र बन जाएगा, वो पेड़ को समझ लेगा। उसके बाद आप उसके टहनियों को, पत्तियों को, उसके तना को, जड़ को, सबके बारे में बताएं। तो यही है पूर्ण से अंश की ओर। सबसे पहले संपूर्ण को पढ़ाएंगे, फिर आपको छोटे छोटे भागों को उनको बताएंगे। ऐसे ही और जो शिक्षण कार्य बच्चों का करना है, जैसे हिंदी में वाक्य पढ़ाना है, बच्चों को भाषा का ज्ञान देना है, तो सबसे पहले उनको वाक्य एक
बताया जाए, वाक्य को पढ़ाया जाए, फिर उसके शब्दों फिर अक्षरों को तोड़ तोड़ के बताया जाए कि सबसे पहले अक्षर से शब्द बने हैं, फिर शब्द से वाक्य बने। पहले वाक्य बताइए, फिर बताइए कि उसमें छोटे छोटे शब्द हैं, फिर शब्दों में बताइए कि उसमें छोटे छोटे अक्षर मिले हुए हैं। तो यही है पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र। प्रश्न संख्या 25 है, समूह चर्चा विधि के लाभ लिखिए। उत्तर, समूह चर्चा विधि के लाभ। समूह चर्चा विधि से छात्रों के समूह को आमने सामने बैठाकर किसी निश्चित विषय वस्तु यानी शीर्षक इत्यादि पर विचार विमर्श किया जाता है। समूह चर्चा सीखने का सरल एवं सक्रिय ढंग है। इस विधि का उपयोग छोटी कक्षाओं के बच्चों में ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है। इस विधि का प्रयोग उच्च कक्षाओं के बच्चों पर किया जाता है। इस विधि के उपयोग से समय की बचत होती है। यानी ये समूह चर्चा विधि है जो दो बच्चों को दो ग्रुपों में बांट दे और आमने से सामने बैठाकर और उनसे वार्तालाप कराएं, इसी को समूह चर्चा विधि कहते हैं। ये ज़्यादातर बच्चों उच्च कक्षाओं में प्रयोग होता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो आपस में इंटरेक्ट उतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे अभी उनकी भाषा का विकास अच्छी तरह से नहीं हुआ रहता है छोटे बच्चों का। तो जो उच्च प्राथमिक स्तर में है ये प्रभावी होगा समूह चर्चा विधि। और प्राथमिक स्तर के कक्षा में मुख्यतः जो होता है खेल विधि ही प्रभावी होता है। उनको खेल के माध्यम से अच्छी तरह से सिखाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 26 है, कक्षा शिक्षण करते समय अच्छे प्रश्न की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, अच्छे प्रश्न की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, प्रश्न का आकार न तो अधिक छोटा और न ही अधिक बड़ा हो। यानी जो भी कक्षा में आपको बच्चों से प्रश्न पूछे वो बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। दूसरा है, प्रश्न की भाषा सरल एवं स्पष्ट हो जिससे कि बच्चे समझ सकें प्रश्न को। तीसरा है, प्रश्न छात्रों के विषय से संबंधित होनी चाहिए, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसी से संबंधित होना चाहिए, नहीं कि दुनिया भर की चीज़ें उनसे पूछने लग जाएं। चौथा है, प्रश्न विकासात्मक होना चाहिए, यानी उनका विकास करे वो प्रश्न। पांचवा है, प्रश्न छात्रों के आयु कक्षा के अनुरूप होना चाहिए, यानी उनके स्तर के समान होना चाहिए। कक्षा 3 के विद्यार्थी से आप पूछ रहे हैं जो प्रश्न, उसी के समान का होना चाहिए कक्षा, ये नहीं है कि कक्षा 6 से संबंधित प्रश्न पूछ लिए उससे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 27, बाल केंद्रित शिक्षण की 4 प्रविधियों के नाम लिखिए। उत्तर, बाल केंद्रित शिक्षण एक प्रभावी शिक्षण माना जाता है। इसमें बालक और शिक्षक दोनों सक्रिय होकर सीखते हैं। इस विधि में बालक स्वतंत्र रूप से सीखता है, जिसमें बालक की सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है। यह विधियाँ निम्न है। पहला है, देखो और कहो। दूसरा है, अक्षरबोध विधि। तीसरा है, सामूहिक पाठन विधि। चौथा है, साहचर्य विधि। पांचवा है, वाक्य शिक्षण विधि। और छठवां है, कहानी विधि। देखिए, जो बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ है कि बच्चे को केंद्र में रख के शिक्षा दी जाती है बच्चे के अनुसार, और जो बच्चे का पढ़ने का मन नहीं है तो उसको खेल खिलाया जाता है, खेल में कुछ सिखाने का प्रयास किया जाता है। यानी बच्चों को बिल्कुल केंद्र में रखना है, बच्चा जो चाहता है उसी के माध्यम से उसको शिक्षा दी जानी चाहिए, उसमें कोई ज़बरदस्ती कुछ भी थोपा नहीं जाएगा। उसी को बाल केंद्रित शिक्षण कहा जाता है। ये नवीन विधि है बाल केंद्रित शिक्षण। इसके पहले परंपरागत विधि में शिक्षक केंद्रित शिक्षण होता था, क्योंकि बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे या फिर वृक्ष के नीचे पढ़ते थे, जिसमें सिर्फ छात्र जो शिक्षक होता है सक्रिय होता था, सिर्फ बोलता था और बच्चे चुपचाप सुनते थे। तो वो शिक्षक केंद्रित शिक्षण था पुराने ज़माने में, और अभी बाल केंद्रित शिक्षण हो गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28, श्यामपट्ट लेखन करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। उत्तर, श्यामपट्ट लेखन करते समय निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। पहला है, श्यामपट्ट पर व्यर्थ की बातें नहीं लिखनी चाहिए। दूसरा, श्यामपट्ट पर लिखते समय शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका कोई भी भाग किसी और बैठे हुए बालक के लिए चमक तो नहीं रहा है, क्योंकि जो क्लास में जंगले होते हैं दोनों तरफ, तो जो तिरछा बच्चा जो किनारे बैठा होता है, एक तरफ से जब लाइट रोशनी पड़ती है ब्लैक बोर्ड पे तो चमकता है जिससे कि वहाँ लिखा हुआ दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए कि वहाँ पे लिखे, बीच में सेंटर में लिखे बिल्कुल ब्लैक बोर्ड के, कि बच्चे को किसी तरफ बैठे बच्चे को चमके ना, वो पूरा दिखाई दे। तीसरा है, श्यामपट्ट को ऊपर से नीचे तक नहीं भरना चाहिए, क्योंकि पीछे बैठे बच्चों को उसे देखने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चौथा है, श्यामपट्ट पर लिखते समय शिक्षक को बायां पैर आगे रखना चाहिए। जब आप बायां पैर रखेंगे ना तो आपका शरीर ऐसे तिरछा होगा, जिससे कि आपके पीछे जो छात्र बैठे रहते हैं उनको भी पूरा ऐसे दिखाई देता है। जब आप दायां रखेंगे तो आपके ही बॉडी से थोड़ा सा जो ब्लैक बोर्ड होता है वो ढक जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि बायां पैर को आगे रखना चाहिए और दायां को पीछे हल्का सा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29, अपेक्षित अधिगम स्तर समप्राप्ति के 4 उपाय लिखिए। ये जो अपेक्षित अधिगम स्तर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न जो है
प्रत्येक साल पूछा गया है। अगर आप लोग लघु त्रि का प्रश्न देखे होंगे, लघु त्रि सभी जो लघु त्रि मैंने कराया है 2023 से 2016 तक, तो हर साल ये अपेक्षित अधिगम स्तर अति लघु त्रि में भी पूछा हुआ है और लघु त्रि में भी पूछा हुआ है, यानी एक ही साल के पेपर में दोनों में पूछा हुआ है, अति लघु त्रि में भी और लघु त्रि में भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है अपेक्षित अधिगम स्तर, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा अपेक्षित अधिगम स्तर संप्राप्ति के 4 उपाय। पहला है छात्रों को रहने की क्षमता तथा पाठ्य पुस्तकों के अनाधिकृत बोझ को न्यून यानी कम करने में। दूसरा है प्राथमिक दक्षताओं को प्राप्त करने में। तीसरा है अध्यापकों को बोधजन्य एवं व्यवहारिक शिक्षण प्रदान करने में। चौथा उपलब्धि परक मूल्यांकन एवं संप्रेषणीय परीक्षण में। और प्रश्न क्या 30 है अगला प्रश्न, श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री की 4 विशेषताएं लिखिए। जो ये श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम की जो 4 विशेषताएं हैं इनको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है श्रव्य दृश्य सामग्री अस्थायी रूप से सीखने एवं समझने में सहायक है। दूसरा है मौखिक बात को कम करती है। और तीसरा है यह अनुभवों के द्वारा ज्ञान प्रदान करती है। और चौथा है यह नरेशन के द्वारा शिक्षा देती है। जो ये प्रश्न है श्रव्य दृश्य जो सामग्री है, चाहे या फिर श्रव्य सामग्री हो या फिर दृश्य सामग्री हो, ये ऐसा प्रश्न है, ये प्रत्येक सेमेस्टर में आपको मिलेगा, प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में, और सभी विषयों में, किसी भी विषय में भी ये पूछा जा सकता है, सभी विषयों में थोड़ा थोड़ा है ये। तो ये कॉमन प्रश्न है, ये सभी हर एक सेमेस्टर में मिलेगा आपको, हर एक सब्जेक्ट में मिलेगा आपको। इसके बाद हम लोग 2018 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2018 का पहला लघु त्रि प्रश्न है जो कि प्रश्न क्या 31 है, प्रयोग प्रदर्शन प्रविधि का प्रयोग करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। यानी प्रशिक्षु को आपके लिए है ये, जो भी डीएलएड कर रहे हैं, कि आपको और जो आप प्रयोग प्रदर्शन विधि का बच्चों का प्रयोग करा रहे हैं तो आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रयोग प्रदर्शन प्रविधि का प्रयोग करते समय ध्यान रखी जाने वाली सावधानियां निम्न है। पहला है दृश्य शब्द सामग्री का उचित प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। दूसरा यंत्रों के उपयोग का सही प्रकार से ज्ञान देना चाहिए। तीसरा मितव्ययिता के साथ प्रयोग संपन्न कराना चाहिए। और चौथा है प्रयोग को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। और पांचवा है शिक्षक को बहुत सावधानी से पाठ की प्रभावात्मकता को बनाए रखना चाहिए। और छठवां है छात्र को प्रयोग सीखने का अवसर देना चाहिए। और सातवां प्रयोग का प्रदर्शन करते समय छात्र की प्रयोग में रुचि बनाए रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 32 है खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियां निम्नलिखित हैं। पहला है मॉन्टेसरी पद्धति। इस पद्धति की जन्मदाता मारिया मॉन्टेसरी थी। मॉन्टेसरी ने बालकों को अनेक वस्तुएं खेलने को देने की बात कही है, जिसमें बालक खेल में अनेक बातें सीख लेते हैं। दूसरा है किंडरगार्टन पद्धति। किंडरगार्टन पद्धति में भाषा शिक्षण के उद्देश्य अर्थग्रहण, अभिव्यक्ति तथा सृजन शक्ति तीनों का साथ साथ विकास होता है। किंडरगार्टन की गतिविधियों को इस विचार के आधार पर तैयार किया गया था कि बच्चे खेल के माध्यम से सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं। तीसरा है जो है डाल्टन योजना। इस विधि के जन्मदाता हेलन पार्क्सहर्स्ट हैं। इस पद्धति में बालकों को उनकी कार्य क्षमताओं के अनुसार बांट दिया जाता है। बालकों पर समय सारणी तथा परीक्षा का कोई बंधन नहीं होता है। तो यही जिस पे कुछ बंधन नहीं होगा, कोई कंडीशन नहीं लगेगा, वही तो खेल विधि का जो खेल विधि पर आधारित शिक्षण सूत्र होगा। तो यहाँ पे आप तीन दिया हुआ है, लिख देंगे मॉन्टेसरी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति और डाल्टन योजना। ये तीनों जो हो जाएंगे खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियाँ हो जाएंगी। इतना में आप 3 लिखेंगे जिससे कि आपका 50 वर्ड से ज़्यादा हो जाएगा। जो लघु त्रि प्रश्न होता है 50 वर्ड या उससे ज़्यादा में लिखना रहता है, तो आप समय का ध्यान में रखते हुए लिखेंगे। प्रश्न संख्या 33 है कक्षा शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता तथा महत्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर शिक्षण सामग्री के अनेक कार्य हैं तथा सभी बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी है। छोटे बालकों की शिक्षा में इसके महत्व को प्रत्येक शिक्षा शास्त्री ने एकमत होकर स्वीकार किया है। निम्नलिखित बिंदुओं में इसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है। पहला है प्रेरणादायी। श्रव्य दृश्य साधन बालकों का ध्यान आकर्षित करके ज्ञान को स्थूल रूप से प्रस्तुत करते हैं। इससे बालकों को सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा एवं उत्सुकता मिलती है।
दूसरा है क्रियात्मक अवसर की सुलभता। शिक्षण सामग्री के प्रयोग से बालकों को नाना प्रकार की क्रियाएं करने के अवसर मिलते हैं। वे उसमें बोलते चालते हैं, प्रश्न पूछते हैं तथा वाद विवाद करते हैं। इसमें उनकी विभिन्न इंद्रियां उत्तेजित हो जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी पाठ में रुचि बनी रहती है। तीसरा है स्पष्टीकरण में सहायक। शिक्षक सामग्री के प्रयोग से बालकों को कठिन से कठिन पाठ्य सामग्री का स्पष्टीकरण हो जाता है। इसका एकमात्र कारण यह है कि बालक जो कुछ सुनते हैं उसी को आंखें से देख भी लेते हैं, आंखों से यहाँ पे होगा, आंखों से देख भी लेते हैं। प्रश्न संख्या 34 है, शिक्षण कौशलों की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए किन्हीं दो शिक्षण कौशलों को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले शिक्षण कौशल की अवधारणा को स्पष्ट करना है, तो इसके बारे में लिखेंगे शिक्षण कौशल का अर्थ। शिक्षण कौशल किसी भी क्रिया को करने का सर्वोत्तम तरीका है जिसके द्वारा विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति प्रभावपूर्ण ढंग से की जा सके। ब्राउन के अनुसार कौशल अध्यापक कार्य या अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों के अधिगम में सहायता पहुंचाना है। आगे दिया है शिक्षण कौशल के विभिन्न प्रकार के होते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। यानी किन्हीं दो शिक्षण सूत्रों के बारे में बताना था, दो शिक्षण कौशलों के बारे में। तो पहला हो जाएगा प्रस्तावना कौशल। यह शिक्षण कौशल शिक्षक द्वारा नए पाठ की शुरुआत के समय प्रयोग किया जाता है। इस कौशल की यह मान्यता है कि पाठ का प्रस्तुतिकरण जितना आकर्षक और रोचक होगा उतना ही विद्यार्थी पाठ को ध्यानपूर्वक और अधिक केंद्रित होकर पढ़ेंगे। दूसरा है पुनर्वलन कौशल। पुनर्वलन कौशल से अभिप्राय है ऐसे उद्दीपनों का प्रयोग करना जिनके प्रस्तुतिकरण या जिन्हें हटाने से किसी अनुक्रिया के होने का आशा बढ़ जाती है। इस उद्दीपनों में पुरस्कार, शाबाशी देना, प्रशंसा करना आदि क्रियाएं आती हैं। देखिए, पुनर्वलन कौशल उसे कहते हैं जैसे बच्चे से आप कोई प्रश्न पूछते हैं, बच्चा बता देता है तो उसको आप शाबाशी दे सकते हैं, छोटा पुरस्कार रूप में थोड़ा सा कुछ दे सकते हैं, पेन या पेंसिल, या फिर उसकी प्रशंसा कर सकते हैं। तो ये इसी को पुनर्वलन कौशल कहते हैं। जब बच्चे को अब इससे उसको कार्य करने की गति बढ़ जाएगी, जब बच्चे की प्रशंसा हो जाएगा तो उसको अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाएगी, वो बार बार उत्तर देना चाहेगा। तो ये इसी को कहते हैं पुनर्वलन कौशल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, बहुकक्षा शिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। उत्तर, बहुकक्षा शिक्षण की उपयोगिता एक अध्यापक द्वारा बहुत सी कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना ही बहुकक्षा शिक्षण है। इसकी निम्नलिखित उपयोगिता है। पहला है इसमें समय की बचत होती है। जब कई क्लास के बच्चे एक ही में पढ़ेंगे तो समय का बचत होगा ही, एक ही टीचर सबको पढ़ा लेगा। दूसरा है इसके अंतर्गत शिक्षकों की कमी को पूरा किया जा सकता है। तीसरा है बहुकक्षा शिक्षण से विद्यार्थियों में सामाजिक ज्ञान होता है, यानी सहयोग करने की भावना बढ़ती है, क्योंकि दो क्लास के बच्चे एक ही साथ पढ़ेंगे, वहाँ वो सहयोग करेंगे एक दूसरे का, चुप रहेंगे। जब दूसरे को पढ़ाया जाएगा तो दूसरा उसमें सहयोग करेगा, चुप रह के अपना पढ़ के। प्रश्न संख्या 36 है, शिक्षण प्रविधियों की कक्षा शिक्षण में क्या उपयोगिता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, शिक्षण प्रविधियों की कक्षा शिक्षण में उपयोगिता इसकी निम्नलिखित उपयोगिता है। यानी उपयोगिता हेडिंग लिखेंगे, ये हेडिंग है शिक्षण प्रविधियों की कक्षा शिक्षण में उपयोगिता, ये हेडिंग इतना आप लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे इसमें इसकी निम्नलिखित उपयोगिता है। इसमें पहला है, किसी विषय के शिक्षण में प्रविधि का उतना ही महत्व है जो किसी निर्दिष्ट स्थान तक पहुंचने के लिए सही मार्ग का होता है। दूसरा है, प्रविधियां विद्यार्थियों को अध्यापन कला में प्रशिक्षित कर सकती हैं। तीसरा है, शिक्षण प्रविधियां रोचक एवं उद्देश्यपूर्ण होती हैं। चौथा, शिक्षण प्रविधियां विद्यार्थियों को सहभागिता के लिए विभिन्न अवसर प्रदान करती हैं। पांचवा है, विद्यार्थियों में चिंतन शक्ति का विकास करती हैं एवं उन्हें अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करती हैं। प्रश्न संख्या 37 है, किन्हीं 4 शिक्षण सूत्रों का वर्णन करते हुए उनकी उपयोगिता बताइए। यानी देखिए, यहाँ पे शिक्षण सूत्रों का वर्णन भी करना है और उनका उपयोगिता भी बताना है। तो हम लोग एक एक का वर्णन करेंगे, फिर उसका उपयोगिता देखते जाएंगे साथ साथ में। पहला है, सरल से जटिल की ओर। बालकों में नवीन करके आत्मविश्वास विकसित करना सफल शिक्षण की कुंजी है। इसमें बालक को पहले सरल एवं बाद में जटिल बातों का ज्ञान दिया जाता है। इसका उपयोगिता हो जाएगा सरल से जटिल की ओर शिक्षण सूत्र का। इसमें बालक को पाठ में रुचि बनी रहेगी तथा शिक्षक को भी शिक्षण कार्य में सफलता मिलेगी। सरल से जटिल की ओर और जो आप शिक्षण सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो बच्चे का इंटरेस्ट उसमें रहेगा और आपको भी सफलता मिलेगी, क्योंकि आप अच्छे से बच्चों को पढ़ा लेंगे तो यही आपकी सफलता है। दूसरा है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसमें नवीन ज्ञान का आधार
बालक के पूर्व ज्ञान को बनाया जाता है। इसमें बालक अध्यापन क्रिया में रुचि लेने लगता है, यानी जो बच्चा पहले से जानता है उसी को आधार बनाकर उसी से जोड़कर नया ज्ञान दिया जाता है। इसी को ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र कहते हैं। इसका उपयोगिता है, इसके माध्यम से बालक के पूर्व ज्ञान को जगाया जाता है, यानी बच्चा जो सीखा हुआ है उसको पुनः स्मरण में उसके ले आया जा सकता है। तीसरा है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। इसमें बालक को पहले उन वस्तुओं का ज्ञान कराया जाता है जो उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से होती हैं, यानी जो दिखाई देती हैं, पहले उनका ज्ञान कराइए, फिर उसी के माध्यम से उनको अप्रत्यक्ष जो दिखाई नहीं देने वाली चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ाइए। इसका उपयोग हो जाएगा। इसमें बालकों को अप्रत्यक्ष बातों के संबंध में जरूरी ज्ञान सरलता पूर्वक हो जाता है। चौथा है विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसमें बालकों के सामने पहले विशिष्ट उदाहरण रखे जाते हैं, फिर उन्हीं उदाहरणों द्वारा सामान्य नियम या सिद्धांत निकलवाया जाता है। उपयोगिता हो जाएगा इसमें बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत का क्या महत्व है? उत्तर, शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत का महत्व। शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत का महत्व निम्नलिखित है। पहला है, यह लोगों की इच्छाओं और जरूरतों के लिए कारणों का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा, एक मकसद यानी लक्ष्य एक निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए व्यक्ति को संकेत देता है। तीसरा है, आंतरिक प्रेरणा एक प्राकृतिक प्रेरक प्रवृत्ति है और संज्ञानात्मक, सामाजिक और शारीरिक विकास में एक महत्वपूर्ण तत्व है। चौथा है, प्रेरणा के बालकों के शिक्षण क्रिया में रुचि बढ़ती है, जैसे कक्षा में प्रथम आने पर पुरस्कार देना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। कक्षा शिक्षण में प्रभावशीलता किन किन तरीकों पर निर्भर करती है? बताइए। उत्तर हो जाएगा, कक्षा शिक्षण में प्रभावशीलता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। पहला है कक्षा शिक्षण का परिवेश। कक्षा शिक्षण का परिवेश समृद्ध रहने पर शिक्षण क्रिया में प्रभावशीलता आएगी, विद्यार्थियों में रुचि का विकास होगा। दूसरा है शिक्षण अधिगम सामग्री TLM। कक्षा शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करने पर शिक्षण क्रिया में प्रभावशीलता आएगी, यानी TLM होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी जो भी शिक्षण अधिगम सामग्री होता है जैसे चाक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, चार्ट, ये सभी TLM होता है। इसका जब प्रयोग करेंगे तो प्रभावशीलता तो आएगी शिक्षण कार्य में, और माहौल का भी बहुत फर्क पड़ता है कक्षा शिक्षण में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। गतिविधि आधारित शिक्षण की उपयोगिता व महत्व का उल्लेख कीजिए। उत्तर, गतिविधि आधारित शिक्षण की उपयोगिता व महत्व। पहला है, अपना मूल्यांकन और अधिक आसान बना लेता है, यानी अपना मूल्यांकन और अधिगम आसान बना लेता है गतिविधि आधारित शिक्षण और जो शिक्षक करता है तो। दूसरा है, इसमें छात्र एवं अध्यापक दोनों मिलकर गतिविधि करते हैं। तीसरा, विद्यार्थी पढ़ाई को बोझिल एवं उबाऊ नहीं समझता है। चौथा है, इसमें विद्यार्थियों में क्रियात्मकता, सक्रियता व सजगता बनी रहती है। पांचवा है, यह अधिक मज़ेदार है। खेल और गतिविधियों का उपयोग कक्षा में कुछ मनोरंजन लाने का एक गारंटीकृत तरीका है। इसके बाद हम लोग 2017 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2017 का पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं दो शिक्षण सूत्रों का वर्णन करते हुए शिक्षण में उनका महत्व स्पष्ट कीजिए। यानी वही है, शिक्षण सूत्र को बताना है और उसका महत्व यानी उसका उपयोग बता देंगे आप, अब या फिर उसका क्या महत्व है, दोनों एक ही चीज़ है। तो उत्तर हो जाएगा किन्हीं दो शिक्षण सूत्रों का वर्णन। इसके पहले हम लोगों ने ये पढ़ लिया था। ज्ञात से अज्ञात की ओर। जिसे विद्यार्थी जानता है वह ज्ञात है और वह जिसे नहीं जानता वह अज्ञात है। यह शिक्षण सूत्र में छात्र के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखते हुए नवीन ज्ञान यानी अज्ञात की जानकारी दी जाती है। जैसे बच्चे को कमल पढ़ाना है तो सबसे पहले वर्णमाला की जानकारी दी जानी चाहिए। अब इस शिक्षण में इसका महत्व हो जाएगा। इस शिक्षण के माध्यम से बालक अज्ञात जानकारी प्राप्त हो जाती है, यानी बालक को, यहाँ पे को छूट गया है, बालक को अज्ञात जानकारी प्राप्त हो जाती है, बच्चों में रुचि का विकास होता है। दूसरा है अनुभव से तर्क की ओर। अनुभव अनुभूतियों पर आधारित होता है, तो तर्क विज्ञान परक चिंतन पर ऐसी स्थिति में अनुभव को आधार बनाकर उसका तर्क संगत आधार खोजना ही प्रभावी शिक्षण का आधार होता है। इस शिक्षण सूत्र में प्राप्त अनुभव से तर्क की ओर शिक्षण किया जाता है। जैसे अब इसका शिक्षण में महत्व हो जाएगा, क्योंकि दो शिक्षण सूत्रों को बताना था, उसका महत्व बताना था, तो साथ साथ महत्व भी हम लोग देख रहे हैं। तो इसका शिक्षण में महत्व होगा, सोचने की क्षमता का विकास होता है, इसमें वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित होती है अनुभव से तर्क की ओर शिक्षण सूत्र से।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, संप्रेषण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला है छात्र। छात्र के बाल केंद्रित शिक्षण में प्रमुख तत्व छात्र स्वयं, अतः छात्र छात्राओं की आय, मूल आकांक्षाएं, बौद्धिक स्तर तथा आदतें या मनोभाव शिक्षण संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। दूसरा है विषय वस्तु का चयन। विषय वस्तु का सरल पदों में क्रमबद्ध विषय का अध्ययन शिक्षण क्रिया को प्रभावी बनाता है। यदि विषय वस्तु का चयन ठीक प्रकार से नहीं किया जाता है तो इससे संप्रेषण क्रिया भी प्रभावित होती है। तीसरा है कक्षा का वातावरण। कक्षा का वातावरण संप्रेषण क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। जिस कक्षा में संप्रेषण क्रिया चल रही हो उसका वातावरण भौतिक एवं सामाजिक रूप से व्यवस्थित होना चाहिए। कक्षा का वातावरण कोलाहलपूर्ण रहने पर संप्रेषण क्रिया प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या महत्व है। ये प्रश्न अभी रिपीट हुआ है, इसको अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है, तो जल्दी से इसको देख लेते हैं। शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत का महत्व। फ्रॉबेल के अनुसार बालक कार्य करके ही सीखते हैं और क्रिया द्वारा सीखना अस्थायी सीखना है। क्रियाशीलता का सिद्धांत भाषा प्रयोग के अधिक अवसरों और सृजनात्मकता की ओर ध्यान देता है। इसके अनुसार कक्षा में परिचर्चा करना, प्रश्न पूछना आदि सहभागी क्रियाएं बच्चों को सक्रिय पठन के प्रति प्रोत्साहित और आनंदित रखती हैं। इससे भाषा शिक्षण काफ़ी आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए जो छात्र साइकिल से विद्यालय जाते हैं तो साइकिल चलाना कैसे सीखा। साइकिल को चलाने से पहले उसे पकड़ना सीखा, पैडल मारना सीखा। अनेक बार उसे साइकिल सीखते समय चोटें भी आई, परिणाम स्वरूप साइकिल सीखना आ ही गया। इस उदाहरण से यह जानकारी मिलती है, जब तक आप स्वयं साइकिल के साथ क्रिया नहीं करते तब तक आप उसे सीख नहीं सकते। अतः शिक्षण प्रक्रिया में बिना क्रियाशील हुए कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। छात्र किसी कार्य में जितना अधिक क्रियाशील होगा वह कार्य उतना सरल एवं रुचिपूर्ण होगा। कहने का अर्थ है क्रियाशीलता का सिद्धांत कि कुछ भी आपको सीखना है तो आपको क्रियाशील होना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। जैसे आपको स्विमिंग सीखना है या फिर साइकिल सीखना है तो आपको साइकिल सीखना पड़ेगा। उसमें कई बार आप गिरेंगे, आपको चोट आएगी, लेकिन अंत में आप साइकिल सीख जाएंगे। तो आपको यही है क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी आपको क्रियाशील होना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 44 है, बाल केंद्रित व शिक्षक केंद्रित शिक्षण में क्या अंतर है। उत्तर, बाल केंद्रित शिक्षण, इस शिक्षण का केंद्र बिंदु बालक होता है, जबकि शिक्षक केंद्रित शिक्षण में पहला है इस शिक्षण का केंद्र बिंदु शिक्षक होता है। दूसरा है अंतर, इसमें बालक की स्वतंत्रता होती है, जबकि शिक्षक केंद्रित शिक्षण में इसमें शिक्षक की स्वतंत्रता होती है। तीसरा है बाल केंद्रित शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है, जबकि शिक्षक केंद्रित शिक्षण में है तीसरा, शिक्षक केंद्रित शिक्षण में व्यक्तिगत शिक्षण का कोई महत्व नहीं है। चौथा है, इसमें बालक की रुचियों आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कराया जाता है, जबकि शिक्षक केंद्रित शिक्षण में इसमें शिक्षक की रुचियों आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कराया जाता है। यानी बाल केंद्रित शिक्षा उसे कहते हैं जिसमें बालक की रुचियों का ध्यान रखा जाता है, बालक क्या चाहता है, कैसे सीखेगा अच्छे से, वो उसको ध्यान में रख के शिक्षा दिया जाता है, बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। और शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षक अपना सुविधा देखता है कि उसमें किसमें आसानी है, उसको उस शिक्षण विधि को शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि कहते हैं। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि पुराने ज़माने में परंपरागत तरीका, और जो बाल केंद्रित शिक्षण विधि है वो नवीन तरीका है शिक्षण विधि का, शिक्षण कराने का। प्रश्न संख्या 45 है, बहुकक्षा शिक्षण की क्या उपयोगिता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, बहुकक्षा शिक्षण की उपयोगिता, वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या और घटते शिक्षण साधनों के परिणाम स्वरूप बहुकक्षा शिक्षण पद्धति का जन्म हुआ। बहुकक्षा शिक्षण पद्धति एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक अध्यापक एक कक्षा को न पढ़ाकर अनेक कक्षाओं को एक साथ देखता है। सन 1986 में शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार 28% प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक तथा 32% विद्यालय में 2 शिक्षक नियुक्त थे। बहुकक्षा शिक्षण से एक या 2 ही अध्यापक प्राथमिक विद्यालय में एक साथ 5 कक्षाओं को देखते हैं। इससे छात्रों में सामाजिकता का विकास होता है। शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए बहुकक्षा शिक्षण काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुई। इसकी वजह से सरकारी आय में भी वृद्धि हुई, क्योंकि 1 या 2 शिक्षकों को उनकी तनख्वाह कम देनी पड़ती है। प्रश्न संख्या 46 है,
पुनर्वलन कौशल का क्या अर्थ है? शिक्षण में पुनर्वलन का क्या महत्व है? उत्तर पुनर्वलन कौशल का अर्थ। पुनर्वलन का अर्थ है शिक्षक का वह व्यवहार जिसमें छात्रों को पाठ के विकास में भाग लेने हेतु एवं प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त हो। पुनर्वलन छात्रों को प्रेरणा प्रदान करने की कला है। स्किनर के अनुसार पुनर्वलन वह स्थिति है जो छात्र की प्रतिक्रिया में वृद्धि करती है। आगे दिया हुआ है शिक्षण में पुनर्वलन का महत्व। शिक्षण में पुनर्वलन का महत्व निम्न है। पहला है पुनर्वलन द्वारा छात्रों में रुचि का विकास होता है। दूसरा है पुनर्वलन द्वारा छात्रों में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। तीसरा पुनर्वलन द्वारा छात्रों में प्रोत्साहन प्रदान होता है। और चौथा है पुनर्वलन द्वारा छात्रों में पर्याप्त सहभागिता बनी रहती है। पांचवा है पुनर्वलन द्वारा छात्रों में नवीन ज्ञान के लिए मन में उत्सुकता जागृत होती है। छठवां है पुनर्वलन से छात्र जल्दी सीखते हैं। और सातवां है पुनर्वलन द्वारा छात्रों का मानसिक विकास भी होता है, उसके अंदर चिंतन करने की क्षमता बढ़ती है। यानी पुनर्वलन ये कई बार आ चुका हम लोगों ने समझा है। जो बच्चों को प्रशंसा की जाती है प्रश्न के बदले जो कुछ बताते हैं, या फिर उनके शिक्षण कार्य के बदले उनको प्रशंसा देना करना, या फिर उनको छोटा पुरस्कार कोई देना, तो वही पुनर्वलन के अंतर्गत आता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न के 47। गतिविधि आधारित शिक्षण की उपयोगिता व महत्व का उल्लेख कीजिए। उत्तर गतिविधि आधारित शिक्षण की उपयोगिता व महत्व। गतिविधि आधारित यानी कार्य करके जो बच्चा सीखता है स्वयं करके, उसी को गतिविधि आधारित शिक्षण कहते हैं। इसका महत्व या उपयोगिता हो जाएगा, पहला यह शिक्षार्थियों के बीच स्वयं सीखने का कौशल विकसित करता है। आपको नहीं रहेगा, का रहेगा। दूसरा है छात्र को अपने कौशल के अनुसार अध्ययन करने की अनुमति देता है। तीसरा यह रचनात्मक को बढ़ाता है। चौथा है गतिविधि आधारित शिक्षण से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास का निर्माण होता है। पांचवा है जिस छात्र में मौखिक अभिव्यक्ति की कमी है वह गतिविधि के माध्यम से इसे पूरा कर सकता है। छठवां है यह सामाजिक संबंध दूसरों के साथ घुलने मिलने का अवसर प्रदान करते हैं। सातवां है इसके माध्यम से अनुभव प्राप्त होता है, रुचि विकसित होती है और पढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। आठवां है गतिविधि आधारित शिक्षण में एक शिक्षक सुविधादाता का कार्य करता है, जिससे सीखने की क्रिया और रुचिकर हो जाती है। प्रश्न के 48 है अपेक्षित अधिगम स्तर की संप्राप्ति में अधिगम अनुभव की क्या भूमिका है? तो आप हेडिंग लिखेंगे इसका, अपेक्षित अधिगम स्तर की संप्राप्ति में अधिगम अनुभव की भूमिका। ये एक ही में है, यहाँ पे हेडिंग खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे एक ही में है, ये नीचे हो गया, आप इसको एक ही साथ लिखेंगे। इसमें लिखा है अधिगम अनुभव वह अनुभव है जिससे आप सीखते हैं। यह वास्तविक दुनिया, आभासी वातावरण या इन दोनों का संयोजन हो सकता है। अपेक्षित अधिगम स्तर की प्राप्ति के लिए अधिगम अनुभव का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आगे लिखेंगे अपेक्षित अधिगम स्तर की संप्राप्ति में अधिगम अनुभव की भूमिका निम्न है। पहला इससे उपयुक्त ज्ञान एवं क्रिया का चयन होता है। दूसरा इससे तत्परता जागृत होती है। तीसरा इससे अनुभव स्थानांतरण होगा, यहाँ थोड़ा में आकी मात्रा भी रहेगा, स्थानांतरण होता है। चौथा यह स्वक्रिया पर बल देता है। पांचवा है इसमें प्रेरकों का प्रयोग होता है, अनुभव का प्रयोग किया गया। और छठवां है शिक्षा में गुणवत्ता की समानता को प्राप्त करने के लिए अधिगम। यहाँ पे देखिए ये इसके जो आगे लाइन है ना वो ऊपर ऐड हो गया है। शिक्षा में गुणवत्ता की समानता को प्राप्त करने के लिए अधिगम अनुभव का प्रयोग किया गया, ये जो है यहाँ पे रहेगा। और ये एक पांचवा जो है अलग एक है यहीं तक, इसमें प्रेरकों का प्रयोग होता है। प्रश्न के 49 है दूरदर्शन का शिक्षा में क्या महत्व है? उत्तर दूरदर्शन का शिक्षा में क्या महत्व नहीं रहेगा, यहाँ पे महत्व रहेगा। हेडिंग लिखेंगे दूरदर्शन का शिक्षा में महत्व। जनसंपर्क के माध्यमों में दूरदर्शन का स्थान अधिक महत्वपूर्ण है। दूरदर्शन शिक्षा का एक अनौपचारिक माध्यम है, इससे अधिक बहुमुखी गुणों वाला अन्य कोई संप्रेषण नहीं है। निम्नलिखित कारणों से शिक्षा के क्षेत्र में दूरदर्शन की उपयोगिता बढ़ती जा रही है। पहला पॉइंट है शिक्षा का जीवंत साधन। दूरदर्शन शिक्षा का जीवंत साधन है। यह किसी बात को सर्वथा विकास युक्त रूप में उसी क्षण पर्दे पर प्रस्तुत करता है जब वह घटित होता है, तो बच्चे उसे बड़ी रुचि के साथ ध्यानपूर्वक देखते हैं। वे जानते हैं कि जो कुछ
वे देख रहे हैं वह सचमुच उसी समय घटित हो रहा है। यानी जो लाइव वीडियो चलता है दूरदर्शन पे, उसको रुचि से इसलिए देखा जाता है क्योंकि उनको पता रहता है कि लाइव चल रहा है, जो वहाँ पे घटित हो रहा है वही मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, तो उसको रुचि से बच्चे देखते हैं। और दूसरा है मानसिक थकान दूर करने का साधन। जब बच्चे शैक्षिक कार्य करते करते थक जाते हैं तो वे मानसिक थकान दूर करने के लिए दूरदर्शन की सहायता नई नई फिल्में, नए नए कार्टून देखते हैं। अतः मानसिक थकान दूर करने के लिए दूरदर्शन एक महत्वपूर्ण साधन है। तीसरा है त्वरित सूचना प्रदान करने का माध्यम। शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं, उनको त्वरित जानकारी हमें दूरदर्शन से ही प्राप्त होती है। यानी जो दूरदर्शन टीवी पे आता है उसी की बात यहाँ पे हो रही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 50, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है शिक्षण दया एवं सहानुभूतिपूर्ण होता है। एक अच्छे शिक्षक में दया सहानुभूति का गुण पाया जाता है। अतः शिक्षक के माध्यम से बालकों में शिक्षण क्रिया कराते समय दया सहानुभूति का गुण विकसित होता है। इसके माध्यम से छात्र भयभीत नहीं होते हैं, उनमें रुचि का विकास होता है। दूसरा है शिक्षण प्रजातांत्रिक होना चाहिए। कक्षा, यहाँ पे कक्षा नहीं होगा, कक्षा में विद्यार्थी, दूसरा पॉइंट है शिक्षण प्रजातांत्रिक होना चाहिए। यहाँ पे कक्षा नहीं होगा, कक्षा होगा। कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षण प्रक्रिया में समान अधिकार प्राप्त किए जाना चाहिए, किए नहीं दिए जाना चाहिए, दिए जाना चाहिए। एक अच्छा शिक्षण वह होता है जो बालकों में प्रजातांत्रिक। दूसरा पॉइंट है शिक्षण प्रजातांत्रिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है शिक्षण प्रजातांत्रिक होना चाहिए। कक्षा, यहाँ कक्षा नहीं है, कक्षा है। कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षण प्रक्रिया के समान अधिकार प्राप्त किए जाना चाहिए। एक अच्छा शिक्षण वह होता है जो बालकों में प्रजातंत्रात्मक मनोवृत्ति को उत्पन्न कर दे। तीसरा हेडिंग रहेगा शिक्षण निर्देशात्मक होना चाहिए। इसमें लिखेंगे कक्षा वातावरण निर्देशात्मक होना चाहिए। एक अच्छे शिक्षण में बालकों को आदेशन देकर निर्देश देना चाहिए। आदेशन न देकर, देखिए आदेश न देकर, यहाँ आदेशन नहीं है, यहाँ पे एक ही में हो गया है। आदेश न देकर निर्देश देना चाहिए। देखिए आदेश और निर्देश में फ़र्क है। आदेश देने का मतलब कि आप उसको आदेश दे रहे हैं, मतलब आप उसको बोल रहे हैं कि ये तुम्हें करना ही है, और निर्देश का अर्थ है कि आप उसको सुझाव दे रहे हैं कि ये कर लो। तो ये निर्देश हो गया, और आदेश का अर्थ तीसरा पॉइंट है, तीसरा हेडिंग लिखेंगे शिक्षण निर्देशात्मक होना चाहिए। यहाँ पे ये हेडिंग है, और इसमें लिखेंगे कक्षा वातावरण निर्देशात्मक होना चाहिए। एक अच्छे शिक्षण में बालक को आदेश न देकर निर्देश देना चाहिए। यहाँ पे आदेशन हो गया है, ये न बीच में जुड़ गया है आदेश के साथ, तो ऐसा नहीं होगा, ये न अलग रहेगा। आदेश न देकर निर्देश देना चाहिए। बच्चों को बाध्य नहीं करना चाहिए कोई काम करने के लिए, नहीं तुम ये काम करो ही, ये तुमको काम कर लेना है, ये इतना आपको रट करके अभी सुनाना है या फिर याद करके सुनाना है। आप उसको रटने के लिए या चाहे भी किसी भी काम के लिए उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं, यानी आदेश नहीं दे सकते। निर्देश दे सकते हैं, ये तुम्हें कर लेना चाहिए, ये पढ़ लो, या फिर उसको कोई भी निर्देश आप दे सकते हैं, यानी सलाह दे सकते हैं। एक तरह से आदेश नहीं दे सकते हैं। तो यही है, शिक्षण निर्देशात्मक होना चाहिए, न कि आदेशात्मक। चौथा पॉइंट है शिक्षण प्रगतिशील होना चाहिए। इसके अंतर्गत बालक को पहले से जो आता हो उसे आधार बनाकर अज्ञात यानी नवीन की जानकारी दी जानी चाहिए, यानी ज्ञात से अज्ञात की तरफ बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इसके बाद हम लोग 2016 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2016 का पहला लघु त्रि प्रश्न है, संप्रेषण की कक्षा अध्यापन में क्या उपयोगिता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, संप्रेषण की कक्षा अध्यापन में, यानी संप्रेषण का जो उपयोगिता बताना है कक्षा अध्यापन में, तो इसका हो जाएगा, लिखेंगे उत्तर इसका, संप्रेषण की कक्षा अध्यापन में उपयोगिता निम्नलिखित है। पहला, संप्रेषण के अभाव में कक्षा शिक्षण नीरस हो जाता है। दूसरा, प्रभावी संप्रेषण से बच्चों में कुशल नेतृत्व का विकास होता है। तीसरा, संप्रेषण किन्हीं दो व्यक्तियों के मध्य बातचीत करने का माध्यम है। चौथा, संप्रेषण से विद्यार्थियों में रुचि का विकास किया जा सकता है। पांचवा, प्रभावी संप्रेषण से बच्चों में चिंतन एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है। छठवां, प्रभावी संप्रेषण से बच्चों के अंदर से भय समाप्त हो जाता है। तो ये संप्रेषण का उपयोगिता हो जाएगा कक्षा अध्यापन में। प्रश्न संख्या 52 है, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण सूत्रों का
क्या महत्व है, संक्षेप में लिखिए। उत्तर, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण सूत्रों का महत्व। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया इसको। शिक्षण सूत्रों के माध्यम से कक्षा अध्यापन में सरलता, सरसता तथा ग्राह्यता का संचार होता है। छात्र विषय को भली भांति कम मानसिक परिश्रम में समझ लेते हैं। शिक्षण सूत्रों का प्रयोग शिक्षण प्रक्रिया को सुगम बना देता है। कक्षा अध्यापन में शिक्षण सूत्रों की उपयोगिता एवं महत्व एक अध्यापक के लिए शिक्षण सहायक सामग्री से भी अत्यंत आवश्यक है। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए जिन शिक्षण सूत्रों को ध्यान में रखा जाना चाहिए वे निम्नलिखित हैं। पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा है सरल से कठिन की ओर, तीसरा है मूर्त से अमूर्त की ओर। तो पहले के बारे में पढ़ते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जिसे विद्यार्थी जानता है वह ज्ञात है, जिसे वह नहीं जानता वह अज्ञात है। इसमें बालक जिसके बारे में वह जानता है उसे आधार बनाकर नवीन ज्ञान प्रदान किया जाता है। ये तो कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग। दूसरा है सरल से कठिन की ओर। इसके अनुसार शिक्षक को चाहिए कि वह पहले छात्रों को सरल तथ्यों की जानकारी प्रदान करे, पुनः कठिन बातों की ओर बढ़े। तीसरा है मूर्त से अमूर्त की ओर। इसके अंतर्गत छात्रों को सर्वप्रथम किसी वस्तु के मूर्त जो दिखाई दे के रूप को दिखाकर फिर उसे उन भागों की बात की जाए जो दिखाई न दे, यानी अमूर्त चीज़ों की। यानी यही हो जाएगा मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्र। अगला प्रश्न है प्रश्न 53, प्रयोग प्रदर्शन युक्ति से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, हेडिंग लिखेंगे प्रयोग प्रदर्शन युक्ति। इसमें है, यह एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग विज्ञान के कई प्रकरणों या उपविषयों के शिक्षण में और कई परिस्थितियों या प्रसंगों में किया जाता है। इसमें अध्यापक किसी वस्तु के बारे में पढ़ाने पर उस वस्तु को प्रदर्शित करके उस वस्तु की रचना एवं कार्य प्रणाली का वास्तविक रूप से ज्ञान कराता है। प्रयोग प्रदर्शन युक्ति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है, प्रयोग प्रदर्शन युक्ति से बच्चों में स्पष्ट और अस्थायी ज्ञान विकसित किया जा सकता है। इसमें छात्र सक्रिय होकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरा है, मानसिक विकास में सहायक। प्रयोग प्रदर्शन युक्ति के मानसिक विकास में सहायक है। इसके माध्यम से वैज्ञानिक ढंग से सोचने, समझने और कार्य करने की सहायता मिलती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54, बाल केंद्रित शिक्षण तथा शिक्षक केंद्रित शिक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी प्रश्न तीसरी बार पूछा है, तो इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। ऊपर हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है इसको। तो पहला हो जाएगा, हेडिंग लिखेंगे बाल केंद्रित शिक्षण। इसमें पहला होगा, इस शिक्षण का केंद्र बिंदु बालक होता है। दूसरा, इसमें बालक की स्वतंत्रता होती है। तीसरा, बाल केंद्रित शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। चौथा, इसमें बालक की रुचियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य कराया जाता है। और शिक्षक केंद्रित शिक्षण में पहला है, इस शिक्षण का केंद्र बिंदु शिक्षक होता है। इसमें शिक्षक की स्वतंत्रता होती है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण में व्यक्तिगत शिक्षण का कोई महत्व नहीं है। और चौथा, इसमें शिक्षक की रुचियों आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कराया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55, बहुकक्षा शिक्षण क्या है, शिक्षण में इसकी क्या उपयोगिता है, प्रकाश डालिए। ये भी प्रश्न सेम रिपीट हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा, शिक्षण में बहुकक्षा शिक्षण की उपयोगिता। एक अध्यापक द्वारा बहुत सी कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना बहुकक्षा शिक्षण कहलाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित विद्यालयों में आज भी शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी है। आज शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार होने से नवीन शिक्षण पद्धति बहुकक्षा शिक्षण का विकास हुआ। बहुकक्षा शिक्षण में शिक्षक द्वारा छात्रों के व्यवहार का अवलोकन किया जाता है। इस शिक्षण में बच्चों के सामाजिक विकास इस शिक्षण से बच्चों में सामाजिक विकास होता है। बहुकक्षा शिक्षण की विशेषताएं, हेडिंग लिखेंगे आप, ये हेडिंग है बहुकक्षा शिक्षण की विशेषताएं। इसमें लिखेंगे इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, कक्षा कक्ष में शिक्षा उपकरणों का अभाव होता है। दूसरा है, अध्यापक पर कार्य का भार पड़ जाता है। तीसरा, छात्रों को समझाने में सफल न हो पाना, यानी जब कई क्लास के बच्चे एक ही क्लास में पढ़ेंगे तो टीचर कहाँ अच्छे से समझा पाएगा। बच्चे डिस्टर्ब होंगे, एक क्लास को समझाएगा दूसरे बच्चे डिस्टर्ब होंगे। चौथा है, शिक्षक कक्षा में उपस्थित समस्त छात्रों पर ध्यान नहीं दे पाता है। पांचवा, कक्षा कक्ष में अनुशासनहीनता बनी रहती है, बच्चे शोर करते हैं। छठवां है, अध्यापक पर कार्य का भार बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 56 है, शिक्षण कौशल के एकीकरण का क्या अर्थ है, कक्षा शिक्षण में इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा, हेडिंग लिखेंगे आप, शिक्षण कौशल के एकीकरण का अर्थ। इसमें चीज़ों को मिलाना या उन्हें समग्र बनाना, शिक्षण कौशलों का एकीकरण एक पाठ में
उचित शिक्षण कौशल का चयन करना है। सभी कौशलों का प्रयोग करना एक साथ संभव नहीं है, इसलिए कौशलों का विभाजन किया जाता है जिससे शिक्षक सरलता से शिक्षण में विषय वस्तु के अनुरूप कौशलों का प्रयोग कर सके। इसी में दिया है, बाल मुकुंद के अनुसार कौशलों का एकीकरण शिक्षण में बालकों को उनके अनुभवों के स्तर के अनुसार प्रयोग करने के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसी में लिखेंगे, शिक्षण कौशलों के एकीकरण की उपयोगिता निम्नलिखित है। पहला है उत्तम शिक्षण के लिए एकीकरण करना। दूसरा, सूक्ष्म शिक्षण में अर्जित कौशलों का प्रयोग बृहद शिक्षण में करना। तीसरा, उत्तम शिक्षण के लिए बृहद शिक्षण में एक से अधिक कौशलों का प्रयोग करने में प्रवीण बनाना। प्रश्न संख्या 57 है, अपेक्षित अधिगम स्तर की प्राप्ति हेतु किए गए प्रयासों को समझाइए। उत्तर, अपेक्षित अधिगम स्तर की प्राप्ति हेतु किए गए प्रयास। आप इतना हेडिंग लिखेंगे। इसमें लिखेंगे, अपेक्षित अधिगम स्तर की धारणा से लोग सन 1986 में परिचित हुए। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके महत्व को स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली ने यूनिसेफ के सहयोग से सन 1978 में इस योजना पर कार्य करना प्रारंभ किया। सन 1986 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा इस परियोजना को व्यापक स्तर पर क्रियान्वित किया गया। भविष्य में इन मानकों को औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों द्वारा समान रूप से अपना लिया गया। आगे दिया है, अपेक्षित अधिगम स्तर की धारणा को विश्व कॉन्फ्रेंस 1990 में सभी के लिए शिक्षा पर हुई थी पर बल मिला। उसी समय डॉक्टर RH की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इससे अपेक्षित अधिगम स्तर आव्यूह को ठोस तरीके से क्रियान्वित करने पर बल दिया। इसी आधार पर सन 1991-92 में अनेक अभिनव परियोजना तैयार की गई, जिनमें 3000 प्राथमिक विद्यालयों तक इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,50,000 छात्रों को सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58, शिक्षण अधिगम सामग्री से आप क्या समझते हैं? शिक्षण में दृश्य उपकरणों की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, शिक्षण अधिगम सामग्री यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM, इसे निर्देशात्मक सीखने की सामग्री TLM के रूप में भी जाना जाता है। सजीव निर्जीव वस्तुओं, मानव और मानव संसाधनों सहित सामग्रियों का कोई भी संग्रह नहीं है जिसका उपयोग एक शिक्षक शिक्षण और सीखने की स्थितियों में वंचित शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता के लिए कर सकता है। इसी में आगे है, शिक्षण में दृश्य उपकरणों की उपयोगिता। शिक्षण में दृश्य उपकरणों की उपयोगिता निम्नलिखित है। पहला है संक्रियता। यह छात्र स्वयं करके देखते हैं तो पाठ्य पुस्तक और स्पष्ट हो जाती है, जैसे अबेकस की सहायता से गिनती सीखना। इस प्रकार की गति विधियों से छात्र उत्साहित होकर शिक्षण अधिगम सामग्री में सक्रिय होकर भाग लेते हैं। दूसरा है रुचि का विकास। दृश्य उपकरण जैसे चार्ट, मॉडल, स्लाइड, ओवरहेड प्रोजेक्टर की सहायता से बच्चों में सीखने के साथ साथ रुचि का विकास होता है। तीसरा है प्रत्यक्ष अनुभव। दृश्य सामग्री के माध्यम से शिक्षार्थियों में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होते हैं। जिस पाठ्य वस्तु या प्रक्रिया को हम अनुभव नहीं कर सकते उनको चित्र तथा फिल्म की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास। दृश्य सामग्री को देखकर बच्चे तर्क करते हैं। यह वैज्ञानिक अभिवृत्ति का एक रूप है। दृश्य साधनों द्वारा अमूर्त चिंतन व मूर्त चिंतन का विकास होता है। ये नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59, अध्यापक के लिए श्यामपट्ट सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहायक सामग्री है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे, अध्यापक के लिए श्यामपट्ट सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहायक सामग्री है। श्यामपट्ट एक दृश्य सामग्री है। शिक्षण क्रिया के दौरान शिक्षक श्यामपट्ट का उपयोग दृश्य रूप में करता है। मौखिक रूप से किताब के माध्यम से जो चीज़ें बच्चों को समझ नहीं आती उसे शिक्षक श्यामपट्ट पर लिखकर बच्चों को समझाने में सफल हो जाता है। यही कारण है कि अध्यापक के लिए श्यामपट्ट सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहायक सामग्री है। कारण है इसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला है पाठ्य वस्तु में रोचकता। बच्चों की कक्षा में श्यामपट्ट एक उपयोगी सामग्री है। बच्चों को कमल के फूल के बारे में बताना है तो श्यामपट्ट पर इसका चित्र बनाकर बच्चों को कमल के फूल का मूर्त रूप दिखाया जाता है। इससे पाठ्य वस्तु में रोचकता आ जाती है। तो पहला कारण ये हो जाएगा, यानी बच्चों को मूर्त रूप में दिखाया जाता है श्यामपट्ट के माध्यम से। दूसरा है सीखने में सक्रियता।
श्यामपट्ट पर बच्चे सक्रिय रूप से विषय वस्तु को सक्रिय होकर सीखते हैं। इसका कारण यह है कि किसी को श्यामपट्ट पर मूर्त रूप दे दिया जाता है। और तीसरा है मानसिक क्षमता का विकास। श्यामपट्ट पर बच्चों को लिख लिख कर समझाने से बच्चों में मानसिक क्षमता का विकास होता है। मानसिक क्षमता के साथ साथ तर्क शक्ति का भी विकास होता है। प्रश्न संख्या 60 है, जो कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं? मंदबुद्धि छात्रों के लिए किस प्रकार उपचारात्मक शिक्षण किया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर लिखेंगे, उपचारात्मक शिक्षण शिक्षा में कमजोर शिक्षार्थियों के कारणों की सही पहचान करके उसका उपचार करना ही उपचारात्मक शिक्षण है। मंदबुद्धि छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण। मंदबुद्धि छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण निम्नलिखित प्रकार से किया जाना चाहिए। पहला है अनुकूलन वातावरण। अनुकूलन वातावरण में से मंदबुद्धि बालकों का सही सही उपचार किया जा सकता है। वातावरण का प्रभाव बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करता है। दूसरा है अनुकूलित विषय सामग्री। मंदबुद्धि बालकों के लिए विषय सामग्री बच्चों के अनुकूल होनी चाहिए। विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिसे वह आसानी से सीख सके। तीसरा है समस्याओं की सही पहचान करके। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि बच्चे में कौन सी समस्या है। शिक्षण संबंधी समस्याएं कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे पठन विकार, डिसलेक्सिया। इसमें डिसलेक्सिया में बच्चा वाज और सा में, जैसे एक एग्जाम्पल है, केवल ये नहीं है कि केवल ये वाज और सा में ही कन्फ्यूज होगा। इस तरह के जो वाज और सा को पहचान नहीं पाता कि कौन वाज है कौन सा है। पठन संबंधी जो विकार होता है उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। और गणन विकार, डिसकैलकुली यानी मैथ से संबंधित, और लेखन विचार यानी डिसग्राफी या लिखने से संबंधित, उसके हाथ कांपते हैं। इसमें समस्याओं आदि समस्याओं की सही पहचान करने के बाद उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। तो ये इसी के साथ हम लोगों ने आज 60 प्रश्नों को पढ़ लिया। प्रत्येक प्रश्न में 10 लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह से हम लोग 6 वर्षों के प्रश्न पत्र के लघुत्तरीय प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ लिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रथम सेमेस्टर के सभी विषय के प्रीवियस ईयर 2023 से 2016 के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। और राजन सीरीज के भी सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक अलग अलग दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप राजन सीरीज भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।